हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, सर ने गुप्त काल को कंप्लीट कर दिया है लूसेंट सीरीज के अकॉर्डिंग। आज मैं गुप्त काल से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आएंगे। मैं बार बार डेली क्लास में यही बात बोलता हूँ, तो आप यकीन कीजिएगा जरूर आएंगे। देखिए, लूसेंट सीरीज को हम दो फॉर्म में चला रहे हैं, एक तो थ्योरी और एक एमसीक्यू। और आपको दोनों देखना बहुत जरूरी है। कभी आपको याद करना है, जैसे सर याद कराते हैं लूसेंट को कि किसी ट्रिक के माध्यम से, जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं तो आप क्या कीजिए, उसी ट्रिक को लगाने की कोशिश कीजिएगा कि सर ने जो पढ़ाई है वो ट्रिक हमारे अकॉर्डिंग लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त वंश के संस्थापक की बात कर रहे हैं कि सर गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, बहुत सारे लोग घटोत्कच तथा श्रीगुप्त में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो कौन थे, तो वह श्रीगुप्त थे। ठीक है, याद रखना, पेपर में आता है, लोग बाग चंद्रगुप्त पे ज्यादा जाते हैं, तो चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर ना होते हुए इसका राइट आंसर क्या है, तो श्रीगुप्त इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त किसके सामंत थे। यानी पहले जब गुप्त साम्राज्य नहीं बना था, उससे पहले वह किसके अंडर में रहकर काम करते थे, तो वह किसके अंदर अंतर्गत रह के काम करते थे, तो कुषाणों के यह सामंत हुआ करते थे। देखो, मैं यहाँ पर एक कहानी बता देता हूँ कि सबसे पहले श्रीगुप्त ने क्या किया, गुप्त वंश की स्थापना की। उसके बाद बनता है घटोत्कच राजा। कौन बनता है? घटोत्कच शासक बनता है। और जो हमारे यहाँ रीवा में सूपिया अभिलेख मिला, कहाँ पर? रीवा में जो सूपिया अभिलेख, याद रखिएगा, एमपीपीएससी ने पूछा हुआ है कि सूपिया अभिलेख कहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो रीवा में जो सूपिया अभिलेख मिला है, उसमें मेनली जो गुप्त साम्राज्य है उसको किसकी वंशावली बताया गया है, तो उसे घटोत्कच की वंशावली बताया गया है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा कि सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि किसने स्थापना, संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो संस्थापक मेनली श्रीगुप्त है। श्रीगुप्त के बाद कौन आते हैं? घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच के बाद कौन से राजा आते हैं, फिर उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रीवा के जो सूपिया अभिलेख है, सबसे पहले पूछेगा सूपिया अभिलेख कहाँ पर स्थित है, तो रीवा में। अब रीवा के सूपिया अभिलेख में किसकी वंशावली बताया गया है गुप्त साम्राज्य को, तो सर उसे घटोत्कच की वंशावली बताया गया है। ठीक है, कंफ्यूजन दूर है। अब दूसरा हमने क्या पूछा था कि किसके सामंत हुआ करते थे, तो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। यानी गुप्त वंश का पूरा कार्यकाल कितना रहा था, इसकी बात कर रहे हैं। तो गुप्त वंश मेनली 319 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक शासन किया था गुप्त साम्राज्य ने। फिर आगे बात करते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी पूछ रहा है कि गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण की थी, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। पीएससी में पूछेगा कि गुप्त वंश के किस राजा ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने धारण की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी। यहां पर पूछ रहा है कि जो गुप्त मुद्रा चलन में आई, जैसे इनके द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, गुप्त राजाओं के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए, इनके साथ साथ इनने रजत के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, याद रखना। तो गुप्त साम्राज्य में जो मुद्रा की व्यवस्था जिसने चालू की थी, वह उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी कौन रहा करते थे, तो कौन थे वो, तो सर वह आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने, जैसे आप सभी को पता है, जीरो की खोज की थी। पता है कि नहीं पता है? तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त साम्राज्य में हुआ करते थे, और गुप्त साम्राज्य में विज्ञान, शिक्षा, मंदिर,
मतलब कला आदि क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। इसी के कारण गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, प्राचीन काल का। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कला, विज्ञान, गणित हर क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हुई थी इसके चक्कर में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी व दरबारी भाषा क्या थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी वह कौन सी थी, तो गुप्त साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी, तो संस्कृत थी। ठीक है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा गलत लिखा हुआ है, पर ये राखी रेख लगी हुई है, इसका मतलब सा यहाँ पर आधा है। ठीक है, अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहासकार B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि B.A. स्मिथ थे, उन्होंने किस गुप्त राजा को भारत का नेपोलियन कहा है, तो किसे कहा है, तो समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो एरन अभिलेख कहाँ पर है, कि सर मध्य प्रदेश के सागर जिले में एरन अभिलेख मिलता है। ठीक है, और सागर जिले में वो किस राजा ने बनवाया था, तो गुप्त साम्राज्य भानुगुप्त का वह अभिलेख है। इसमें क्या मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, तो सती प्रथा का उल्लेख हमें देखने को मिलता है किसमें, एरन अभिलेख में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, फहायान किसके शासन काल में भारत आया था। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि वो चीनी यात्री थे फहायान, वह किसके शासन काल में भारत आया था, तो आपको याद रखना कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए थे। और फयानी वह व्यक्ति था जिसने मालवा की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। अब सर ये फयान चंद्रगुप्त सेकंड में, तो चंद्रगुप्त सेकंड का नाम क्या था, मेनली विक्रमादित्य थे। जो विक्रमादित्य कहाँ के थे, उज्जैन में जो विक्रमादित्य राजा है, विक्रम नगरी उज्जैन को कहा जाता है, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पे ही, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था, उन्हीं के नाम पे विक्रम नगर कहा जाता है उज्जैन को। और उनके दौरान फायान आए थे, और फायान जब मालवा में रुके तो उन्होंने मालवा की जलवायु को देखा और उन्होंने बोला कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। याद रखना फायान कहाँ के यात्री थे, तो चीनी यात्री थे। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर इसमें कला, विज्ञान, गणित आदि क्षेत्रों में क्या हुआ था, विकास हुआ था, महत्वपूर्ण विकास हुआ था। इसके कारण गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था। अब यहाँ पर पूछा है कि कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, पेपर में सीधे आएगा कविराज किसे कहा जाता था गुप्त काल में, तो आपको याद रखना है कि जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता था। साथ साथ क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। इसके अलावा इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। किसकी, परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। तो यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने किसकी, परम भागवत की उपाधि धारण की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। क्या पूछा है, स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। बताओ किसमें कहा गया है सक्रोपम, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। तो आप सभी को पता है स्कंदगुप्त का वर्णन कहाँ पे मिलता है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में गुप्त साम्राज्य का एक हमें अभिलेख मिलता है मंदसौर में, और मंदसौर में ही के जो अभिलेख है उसमें ही स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है किसे, स्कंदगुप्त को। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर में आपके में पूछा जा सकता है। आपको एक और याद रखना है कि इस अभिलेख में मेनली रेशम बुनकरों का वर्णन मिलता है। किसका, रेशम बुनकरों का वर्णन मिलता है। और सबसे पहले व्यापार का वर्णन भी हमें किस में मिलता है, मेनली मंदसौर अभिलेख में मिलता है। बैंक का वर्णन भी मिलता है इस अभिलेख में। तो ये 3-4 बात है जो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये किसका था, स्कंदगुप्त का वर्णन था। और इसे किसने लिखा था, तो इसे लिखा था वत्स भट्टी द्वारा।
वत्स भट्टी जो थे व्याकरणविद थे, उनके द्वारा इस मंदसौर अभिलेख को लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म किसमें हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। मध्य प्रदेश में भी हमें 3 जगह इनके मंदिर मेनली देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है तिगवा मंदिर। कौन सा? तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो तिगवा मंदिर जबलपुर में हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है नाचन कुठार का मंदिर। नाचन कुठार का मंदिर, ये जो पन्ना में जो अजयगढ़ रियासत है, पन्ना जिले में, वहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भूमरा का शिव मंदिर, ये 3 मंदिर मेनली हमें गुप्त कालीन देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है, तीनों पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? तिगवा जो जबलपुर में है, फिर नाचन कुठार जो पन्ना की अजयगढ़ रियासत में, और एक भूमरा का शिव मंदिर है। ठीक है, फिर आगे आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो इसके बारे में पूछ रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण करी चंद्रगुप्त द्वितीय को? विक्रमादित्य, सकारी, परम भागवत आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो शकों का जब इन्होंने उन्मूलन किया उज्जैन से, तो उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों के उन्मूलन के कारण ही इन्हें सकारी की उपाधि भी दी गई थी। परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम समुद्रगुप्त में धारण की, पर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी, आपको याद रखना है। इनके दरबार में 9 रत्न रिया करते थे, जैसे छड़पटक, फिर उसके बाद कालिदास आदि लोग इनके दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो कौन थे? विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान के 12 अवतार की मूर्ति हमें गुप्तकालीन देखने को मिलती है। जैसे हमें विदिशा में गुफाएं हैं, उसमें भी देखने को मिलती है। साथ साथ एरण में जो सागर में है, वहाँ पर भी हमें क्या, इनके 12 अवतार की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, अधिकतर जगह विष्णु भगवान की। तो मेनली यहाँ गुप्त साम्राज्य किससे संबंधित थे? तो विष्णु भगवान इनके लोकप्रिय देवता हुआ करते थे। फिर मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल गुप्त साम्राज्य के दौरान इसने आक्रमण किया था, हूण था ये, तो इसका राइट आंसर क्या है? हूण। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान किसने की थी? तो सर गुप्त राजाओं के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन, क्योंकि इनका नाम क्या था? विक्रमादित्य। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। और उज्जैन जाएंगे तो उससे पहले आपको विक्रमनगर भी पड़ता है, जब इंदौर से आप जाएंगे तो वही है चंद्रगुप्त द्वितीय, आपको याद रखना है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त, मैंने आपको बताया। और उसके बाद कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और बात याद रखना कि जब उसने शकों को हराया तो उन्होंने रजत या चांदी के सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे। पीएससी ने पिछली बार ही पूछा था। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो बीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में ये बात कर रहा है। तो किसके बारे में जानकारी देता है? तो वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हूणों का उन्मूलन का उल्लेख मिलता है? तो हूणों का उन्मूलन का जो उल्लेख है वो मेनली भीतरी अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अभिलेख में प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम किया करती थी? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मंदसौर जो उज्जैन संभाग का हिस्सा है, वहीं पे हमें मंदसौर अभिलेख मिला, और मंदसौर अभिलेख में ही बैंक और प्राचीन श्रेणियों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो वो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है। फिर आगे आइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? बहुत बार पूछा गया है। तो किसके द्वारा की गई थी मेनली? तो वो की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अभी हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का वापस शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा।
तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहाँ पर मिलता है? जो सागर में एरण अभिलेख है, और वह किसका था? भानुगुप्त का था। जब भानुगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी क्या कर लेती है? सती बन जाती है। तो उसी का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? एरण अभिलेख में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 437-38 ईस्वी के मंसूर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा मिलता है, आप बताइए। मंसूर अभिलेख सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, बताइए किसके द्वारा मिलता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशम बुनकरों का वर्णन भी मिलता है, और समुद्रगुप्त के बारे में भी हमें उससे जानकारी मिलती है, तो कुमार गुप्त के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे हमें मालूम पड़ता है कि जो चंद्रगुप्त था उसका प्रभाव पश्चिमी भारत में भी हमें देखने को मिलता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो वह किससे होगी? मैंने आपको बताया कि जो बुद्ध भगवान की मूर्ति प्रारंभ हुई, बनना प्रारंभ हुई, वो किसमें? गुप्त का साम्राज्य के दौरान मेनली फली पकी। उससे पहले सातवाहन काल से ही गुप्त बुद्धों की क्या मूर्ति बनना स्टार्ट हो गई थी, पर जब गुप्त काल आया तो वह और निखर के आई। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? पहले ही बताया, गुप्त साम्राज्य को। अगला देखिए, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई? तो गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी, आपको याद रखना है। गुप्त काल में निम्न में से कौन ऊर्जा वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो यहाँ पर पूछ रहा है वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा था गुप्त काल में? तो आपको याद रखना है कि जो गंधार था, गंधार मेनली क्या था? गुप्त काल में कपड़ों का प्रमुख केंद्र था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित किससे संबंधित है? जल्दी बताइए किससे संबंधित है? मैंने पहले ही बताई थी आपको, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन भारत में मेहतर और पटुकित पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो मेनली यह किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह ग्राम मुखियाओं के लिए प्रयुक्त हुआ करते थे। क्या हुआ करता था? देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। प्रयुक्त होते थे, ये इसे सही कर लीजिएगा। तो मेहतर और जो पटुकित किसके लिए होते थे? ग्राम मुखिया के लिए उपयोग हुआ करते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। फिर आगे आइए, गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः किसके सिक्कों पर आधारित होते थे? कि जो गुप्त काल में स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए गए वह किस वंश पे आधारित हुआ करते थे? तो वह मेनली कुषाण और शक राजाओं के ने जो सिक्के चलाए थे उनसे ही संबंधित हुआ करते थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन समाज में ह्रास का कारण था, यानी गुप्त साम्राज्य जो मिटा उसका प्रमुख कारण क्या था? तो उसका प्रमुख कारण था वाणिज्य व्यापार का हनन हो गया था उस टाइम, यानी ह्रास हो गया था उस दौरान। तो इसके कारण ही गुप्त समाज क्या हो गया था? खत्म हो गया था। भाग और बोल क्या थे? तो यह राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। मेनली यहाँ पर 1/4 से लेके 1/6 तक राजस्व स्रोत लिया जाता था, आपको याद रखना है। यानी टैक्स कहाँ से? उपज का 1/4 या 1/6 तक उपज का लिया करते थे गुप्त साम्राज्य के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? यानी ज्योतिष का काम कौन करते थे? तो क्षण पटक जो थे, क्षण पटक भी बोलते हैं इसे, क्षण पटक भी बोलते हैं। तो यह मेनली किससे थे? फलित ज्योतिष से संबंधित थे। इनमें से कौन गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन में समिति के अधिकारी और सदस्य हुआ करते थे? तो सातवाहन, कुलिक और कायस्थ, ये तीन क्या गुप्त साम्राज्य में स्थानीय नगर प्रशासन की समिति के अधीनस्थ हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों को कर रहित भूमि प्रदान की जाती थी, और सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि देने की जो प्रथा थी वो प्रारंभ की थी, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग हुआ करती थी, आपको याद रखना है। फिर अगला है, गुप्त मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है,
तो देखिए देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक और कौन सा है, नाचन कोठार जो पन्ना में है, वह मंदिर भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त हो गई है। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो के मंदिर स्थित हैं? तो किस जिले में है, तो यहाँ मेनली छतरपुर जिले में स्थित है। कब आए थे यहाँ यूनेस्को की साइट में? तो ये सर 1986 में यूनेस्को की साइट्स में शामिल हुए थे। फिर 1989 में सांची को शामिल किया गया और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? तो बिस्वा सारंग जो भोपाल की नरेला विधानसभा से संबंधित है, वो मध्य प्रदेश के वर्तमान में खेल मंत्री है। मैं आपको यहाँ पर 2 खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, वो आपके पेपर में सीधे टकराएंगे, आपको याद रखना है। एक है कपिल परमार, जो किस खेल से संबंधित है? जूडो से संबंधित है। नोट लगा के लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे आएंगे एमपीपीएससी 2025 में। और एक और खिलाड़ी है शूटिंग से संबंधित, उनका नाम मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, उसका मैं आपको कल बताऊंगा, पर इनका जरूर याद रखना है। कपिल परमार जूडो से संबंधित है, सीहोर जिले से संबंधित है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है इस बार पेपर में, क्योंकि ओलंपिक में अभी हाल पैरालंपिक में यह कांस्य पदक जीत के आए। ठीक है, फिर अगला है बरेला की जनजाति की उपजाति है, तो यहाँ मेनली भील जनजाति की उपजाति है। ठीक है, भिलाला, बरेला, रथियास, केथास, ये सब किसकी? भील जनजाति की उपजनजाति है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है, बहुत कम बच्चे देते हैं, अच्छी बात नहीं है, जिसको आता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर देना चाहिए, जितने भी लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मंडीदीप स्थित है? मंडीदीप औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? ये आंसर आपको बताना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाल ही में नियुक्त हुए हैं, देख के बताइएगा। फिर तीसरा है दुलदुल घोड़ी की जनजाति में प्रचलित नृत्य है। ये 3 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसे शेयर अच्छा लगा हो सेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जो हमारी श्रृंखला चल रही है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लूसेंट याद कराने की, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।